नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज के हमारे खास प्रोग्राम के खास मेहमान हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ, उस कार्यक्रम के हमारे अतिथि एडवोकेट मुकेश बुआना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी हैं और हरियाणा प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक आप बीजेपी के रहे हैं और वर्तमान में आप बीजेपी के रामराय मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। एडवोकेट मुकेश जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। दर्शकों, जिस प्रकार से कार्यक्रम का नाम है राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ, हम जानना चाहेंगे मुकेश जी से, एडवोकेट से। एडवोकेट साहब, जितनी जानकारी हमारे पास है, आप पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एडवोकेसी में भी अपना पार्टिसिपेट किया। आप बतौर एडवोकेसी आपने एडवोकेट का शिक्षा ग्रहण की। किस प्रकार से आपने ये दोनों चीज़ों को एक साथ रखा, जबकि कुश्ती का खेल तो बड़ा अपने आप को तल्लीन कर लेने वाला खेल है, सुबह से शाम तक ढेरों प्रैक्टिस करने के बाद फिर पढ़ाई में रुचि कैसे हुई? मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शक भाइयों का सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। मैं ये है कि बताऊँ कि खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी का सबसे अच्छा माइंड होता है सुबह शाम प्रैक्टिस करना और रेगुलर में रहता है खिलाड़ी। और जो बंदा रेगुलर में रहता है वो कुछ भी कर सकता है जी। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, वो असंभव को संभव कर सकता है। रेगुलरिटी एक खिलाड़ी के अंदर आती है और उसके साथ साथ खिलाड़ी में संघर्ष करने की शक्ति पैदा होती है। क्योंकि खिलाड़ी एकदम किसी से हार भी जाता है जी, कभी किसी अच्छा खिलाड़ी को हरा भी देता है जी। उसका हार जीत का एक ऐसा एक हिस्सा होता है खिलाड़ी का कि उसमें अपने अंदर की शक्ति को बहुत मजबूत कर लेता है। तो उसके आगे फिर जो भी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती है, जो अपना उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उसमें कठिनाई आती है, उसको आसानी से सहन करके आगे बढ़ सकता है। जी। तो मैंने सपना लिया कि भाई हमारा इतना अच्छा माइंड, हम सुबह से हम प्रैक्टिस करते हैं, नियम में रहते हैं, तो हम पढ़ भी सकते हैं। जी। वो हम पढ़े। जी। मुकेश जी, हम आपकी उस यात्रा को जानना चाहते हैं कि कुश्ती में कैसे आपका मन लगा। क्या परिवार में कोई कुश्ती करने वाला कोई ऐसा सदस्य था? और उसके बाद हम आपकी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को दर्शकों तक साझा करना चाहते हैं कि आप कुश्ती के क्षेत्र में कितने केजी के वेट में आप खेलते थे और क्या आपकी उपलब्धियां हैं, थोड़ा बताते चलें। जी। मेरे परदादा जी भी पहलवान थे, मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, और हमारा परिवार, अब मेरा छोटा भाई है वो भी इंटरनेशनल है, वो बट कुश्ती नहीं करता और दूसरा गेम करता है। जी। हाँ, और हमारे परिवार में एक ये परंपरा है कि गेम हर एक बंदा करता है। मेरा भाई छोटा, एक सबसे छोटा MBBS है जी। वो भी गेम करता है, वो बास्केटबॉल खेलता है। नहीं, MBBS है और वो बास्केटबॉल खेलते हैं। हाँ, MBBS 3rd ईयर में रोहतक PGI में, जी। उसका 3rd ईयर है। गेम करता है सुबह शाम, दिन में पढ़ाई करता है। तो इसके साथ साथ हमने पढ़ाई करी, उसके साथ साथ हम स्कूली टाइम पे हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलते। उसके बाद हम जूनियर में खेले। उसके बाद हम जब सीनियर में हुए तो मेरा थोड़ा सा चोट लग गई, ऑपरेशन हुआ मेरे। जी। हाँ, तो अब फिर मुझे संन्यास भी लेना पड़ा क्योंकि हम वेट जानना चाह रहे थे, कितने वेट के? मैं 85 में भी खेल रहा हूँ और मैं 97 में भी खेल रहा हूँ। उपलब्धियाँ कहाँ कहाँ क्या क्या आपने अचीव किया, वो थोड़ा साझा करते चले। मैं स्कूली नेशनल में मेरे मेडल हैं, जूनियर नेशनल में, कैडेट सब जूनियर में। जब मैं सीनियर का हुआ तो जब मेरे चोट लग गई थी तो मैं सीनियर में इतना अच्छा मैं खेल नहीं पाया। जी। आपका जिस प्रकार से आप बहुत यंग एज के और युवा इस श्रेणी में आप नज़र आते हैं, वही जोश राजनीति की तरफ कैसे आपका मन बना और जिस प्रकार से आपके पास प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक की जो जिम्मेवारी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस जिम्मेवारी को कैसे वो जिम्मेवारी आपको मिली और उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम दर्शकों से साथ साझा कर पाएँ कि आपने वो उपलब्धियां खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने जो कदम उठाए उसको साझा करते चलें। एडवोकेट जी, मुकेश। हम बचपन से ही भाजपा से, मेरे दादाजी जनसंघ के पार्टी थी जब से मैं इसके सदस्य थे। उसके बाद मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट टीचर रहे, कोच रहे। तो मेरे अंदर ये थी कि
हमने अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हमारा जुलाना विधानसभा है, मेरा जुलाना विधानसभा में इसमें कांग्रेस ने बहुत क्षेत्रीयवाद किया, हमारे साथ बहुत भेदभाव किया। हमारे जुलाना में बहुत खिलाड़ियों की कमी नहीं रही थी, बहुत, फिर उनको असुविधा की कमी थी। भाजपा सरकार एक ऐसी पार्टी आई जिसमें सम्मान अधिकार मिलता है। जब मेरे को भाजपा में प्रदेश संयोजक बनाया तो मेरे जितने जुलाना विधानसभा के मेरे खिलाड़ी साथी थे, मैंने उनसे मिला, मैं कहा कि मेरे को ये दायित्व मिला है और हम अब जुलाना की जो ये मेन समस्या खासकर खिलाड़ी को, इसको दूर करने का काम करेंगे। हम बेहतर के बेहतर गाँव में गए जी साथियों के साथ। ये 3 साल पुरानी बात है जी। मैं हवाई में बात नहीं कर रहा कि मेरे यूट्यूब जो मेरे ये हैं सोशल मीडिया होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको चेक करना। मैं पिछले 3 साल से हर एक गाँव में बेहतर के बेहतर गाँव में डोर टू डोर कर चुका हूँ 3 बार जी। तो मैंने वहाँ खिलाड़ियों को बताया, क्योंकि खेल प्रेमी और खिलाड़ी तो पहले से ही जानते थे मेरे। हर एक गाँव में कुश्ती दंगल होते थे और होते थे, बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं सब जगह। तो मैंने कहा कि भाई हमारे भाजपा में ऐसी एक पॉलिसी है कि तुम्हारे गांव में ज़मीन हो 6 किले तो उसमें स्टेडियम बनेगा, व्यायामशाला होगी, कम ज़मीन है जैसे 3 में, तो ऐसे ऐसे पॉलिसी बनेगी, आप इसका फ़ायदा उठाओ। और जो खिलाड़ी हों 25 जिस भी गेम के हैं उस गेम के 25 खिलाड़ी होने अनिवार्य हैं, 25 को नर्सरी मिलती है, ऐसे ऐसे तुम ग्राउंड प्रैक्टिस ये करो। तो वो सब बहुतों ने किया और आज हमारे जुलाना विधानसभा में पिछले 3 साल से चलने 30 नर्सरियाँ चल रही हैं। और कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस सरकार में ओनली 1 नर्सरी होती थी, वो भी निडानी खेल गाँव में। और अब हमारे ये लगा लो कि 1 नर्सरी में 25 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जी। और अब 30 नर्सरियों में 750 बच्चे जो कि सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है, खिलाड़ी डाइट वगैरह, हाँ, गाँव का सबको 2500 रुपये देती है महीना जी। तो इसमें कितनी खुशी, मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे एक साथी है, आप लजवाना कला के रोड पे देखे कि माहिर कुश्ती अकेडमी बना रखी है, वो इशार प्रैक्टिस करवाता था। मैं भी अपने क्षेत्र में कराऊँ यार, यहाँ के पहलवान बनाऊँ अपने क्षेत्र के। उन्होंने कहा कि यार कैसे बनाई यहाँ नर्सरी, बोला हमारी पार्टी है, सबको समान अधिकार देती है, यहाँ भी नर्सरी है। आज उसमें वहाँ पर 2 नर्सरियाँ हैं, 50 बच्चे तो पहलवानों की तो बीजेपी जो सरकार है वो उनको आर्थिक सहायता देती है, मैट है वहाँ, सब कुछ है। ऐसे ऐसे हमारे में कई गांव हैं। नंदगढ़ गांव बहुत अच्छा बास्केटबॉल का बहुत बड़ा वो है, एक हब बन चुका है बास्केटबॉल का, लड़कों लड़कियों का, वहाँ पे नर्सरियाँ हैं। ऐसे ऐसे रामराय में है, बड़ा कला गाँव में है, अरे ये जुलाना प्रॉपर जुलाना में स्टेडियम नहीं था, वहाँ स्टेडियम भी बना, वहाँ भी नर्सरियाँ हैं। ये पौड़ी गांव में, अथवाड़ा गांव में 2 नर्सरियाँ हैं जी। इधर चले जाओ इगरा गांव, 3 नर्सरियाँ वहाँ पे, जिस भी गांव खिलाड़ी हैं वो है। घिमाना गांव में, ऐसे टोटल लगा के 30 नर्सरियाँ हमारे पडाना में है जी। और ये आप इधर चल पड़ो तो इसमें माड़ी साइड में, इसमें सब जगह जहाँ पे भी खिलाड़ी है, एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे नर्सरियाँ नहीं है जी। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि की आप बात नज़र आती है कि आपने समान रूप से सब जगह नर्सरियों की एक नए खिलाड़ियों को एक मौका देने का अवसर प्रदान किया। उसके साथ साथ सर मैं को बताना चाहता हूँ, हमारे जुलाना विधानसभा में खेल कोटे से 62 बच्चे नौकरियाँ लगे। एक सेंटर है लक्ष्य सर्कल कबड्डी एकेडमी जुलाना में, जहाँ पे वो मेरे पिताजी वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। वहाँ पे पूरी टीम कबड्डी की पूरी टीम डी ग्रुप में लगी है, उनका एक भी पैसा नहीं लगा। ये जो बातें आप कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, बिल्कुल तथ्यात्मक। हाँ, ये मैंने उनको बताया कि भी ऐसे ऐसे ग्रेडेशन बनवाओ, जो फिर अपने स्पोर्ट्स कोटा से अपने फार्म भरो और आप पढ़ाई में वो आपके अलग से आपकी वो लगेगी, लिस्ट लगेगी, और वो आज नौकरी पे हैं। बहुत खुशी मिलती है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी मिल ही नहीं पाएगी। मैं अंदर सोचता हूँ कि मेरे जुलाना के विधानसभा के खिलाड़ी आज इतनी मुकाम पर हैं और उनको अपने योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिली हुई हैं। ये किसी एक खिलाड़ी की एक अपना जो एक विधानसभा जुलाना के एक परिवार को मैं पूरा परिवार समझता हूँ, उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है जी। जिस प्रकार से चुनावी माहौल चला हुआ है मुकेश जी, एडवोकेट साहब, हर व्यक्ति राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। आप भी राजनीति की इस पाठशाला में आप काफ़ी टाइम से आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, और जिस प्रकार से चुनाव का आगाज़ हो चुका है, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो
किस प्रकार से आपका जुलाना विधानसभा से क्यों दावा मजबूत है? क्या वो रीजन है, क्या वो बिंदु है, क्या वो कारण है जिनकी वजह से आपका जुलाना विधानसभा की सीट से और बीजेपी के टिकट पे क्यों मजबूत दावा है? एक तो सबसे पहला मजबूत दावा ये है कि मैं एक यंग हूँ, युवा हूँ, और युवा सब पूरे हरियाणा के नहीं पूरे भारत के युवा एक देश के लिए सोचते हैं। एक भाजपा सरकार देश के लिए काम करती है, ना किसी एक पर्सन या किसी पार्टी के लिए, देश के लिए सोचती है। और जो युवा देश के लिए सोचेगा वो देश बहुत आगे बढ़ेगा। और एक युवा तो एक रीढ़ की हड्डी होती है। युवा एक परिवार को चलाता है। इसके साथ साथ मैंने अपने जुलाना विधानसभा में जितने भी युवा है का आपके चले जाना, एक पत्रकार भाई हो आप सभी जगह जाते हो, पूछ लेना कि मुकेश भाई, मैं सब युवाओं को कहता हूं कि देश के लिए सोचो, और जो देश के लिए काम करती है उस पार्टी का हमने जो हमारा मतदान, हमारा जो अधिकार है, उसको अधिकार के रूप में उसको मजबूत बनाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक हरियाणा में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता में आएगी। ये आप दावा कर रहे हैं तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में विधानसभा में आएगी? हाँ, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। एक जो कांग्रेस पार्टी है जो एक कास्टिज्म, एक क्षेत्रीयवाद फैलाती थी, वो सब आम जनता समझ चुकी है। लेकिन खिलाड़ी तो ये कहते हैं, हुड्डा साहब की जो खेल नीति है, पदक लाओ और पद पाओ, वो बहुत बेहतरीन नीति थी जिसका बीजेपी ने उसका बंटाधार कर दिया। उसको कैसे आप, उसका एंटी इनकम्बेंसी को कैसे आप पार कर पाएंगे? मैं आपने बताना चाहता हूँ, जैसे अब जो भी खिलाड़ी मेडल लेके लाता है ओलंपिक में, एशियाड में, आज उसको अपने हरियाणा में उसको डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया जाता खेल का। आप ये बताइए, एक जो खिलाड़ी हो, खिलाड़ी की क्षेत्र में तो अच्छे से काम कर पाएगा जी। जिसने पूरी उम्र अपने खेल में आज उसने देश का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, उसी खेल में उसको अधिकारी बना जाता है, तो उससे अच्छा काम वो किस चीज़ में कर सकता है? निश्चित तौर पे जो उसकी फील्ड है उसी में काम करेगा ना। ये सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब पुलिस में भाई कहते थे कि भी कांग्रेस इसको डीएसपी लगा, अरे डीएसपी है चलो भी लगा देती है, बट जो खिलाड़ी रहा है उसने सब पता है कि भी ग्राउंड लेवल से कैसे मेहनत होती है, कैसे वो उसका खेल की फील्ड छूट जाती थी। अब वो उसी में रहेगा तो और अच्छे। अब हमारे ओलंपिक में मेडल आने लग गए, पहले नहीं आते थे। और इसके साथ मेरा जुलाना विधानसभा है, इलेक्शन है। मैंने अपना जो भाजपा संगठन है उससे मैंने निवेदन किया कि जी मैं अपना जुलाना विधानसभा का एक जनप्रतिनिधि होके और विकास कराना चाहता हूँ। आप, मैं इसके योग्य हूँ, मेरे को जरूर आशीर्वाद देना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा भाजपा संगठन पार्टी है, जो हमारी संगठन, वो कार्यकर्ता के महत्व को देखती है, मेहनत को देखती है कि इसको हमने क्या दायित्व दिया था, उसमें इसने कितना काम किया, ये आगे अपने क्षेत्र के लिए कितना काम कर सकता है, ये जनता में कितना, सब ये आंकड़े देखती है हमारी। आप देख लो नायब सैनी जी, इनका अपना बैकग्राउंड उठा के देखो। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनका बैकग्राउंड एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। जब मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 1994 में मंडल अध्यक्ष रहे थे। वो अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से पर वो जिला अध्यक्ष बने, एमएलए बने, आज वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अपनी मेहनत से, अपनी पार्टी का संगठन में जो उनको दायित्व दिया गया, जो उनको काम दिया गया, वो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से निभाया। वही नायब सैनी जी देख लो कहाँ से मेहनत की है, और उन्होंने मैं अपनी मेहनत से अपनी पार्टी को और मजबूत किया, अपने संगठन को और मजबूत किया है, संगठन के प्रति अपना पूरा जीवन त्याग गया है ईमानदारी से। आज वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये पता है कि भी नीचे क्या काम होते क्या नहीं, उनको सब पता है। इसलिए अब देखो कितना अच्छा हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मुकेश जी, मैं हर राजनेता से एक प्रश्न करता हूँ, वो प्रश्न मेरा आपसे भी है। राजनीति शब्द के मायने क्या हैं आपकी नज़र में? राजनीति क्या ओहदा प्राप्त करना, प्रोटोकॉल फॉलो करना? राजनीतिक विशेषज्ञ से जब चर्चा की, मैंने कहा जी राजनीति शब्द के मायने क्या हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि राजनीति शब्द के मायने समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी, इसका मतलब राजनीति होता है। तो बतौर एडवोकेट मुकेश और एक खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, आपके राजनीति शब्द के आपकी नज़रों में क्या मायने हैं? मेरी नज़रों में मायने राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र जैसा देश में एक जो सबसे बड़ा हमारा त्यौहार माना जाता है लोकतंत्र का, जो चुनाव का त्यौहार माना जाता है, उसमें
अच्छे लोगों का उस त्यौहार में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें हम जब ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने सबसे ऊपर उठना होगा। राजनीति में एक हमारे समाज के प्रति ये देखें कि जैसे मैं अपने जुलाना विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं ये देखूँ कि मेरा जुलाना विधानसभा पूरा मेरा एक परिवार है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई हैं। मैं उनको अपना एक ये करूं कि उनको एक ऐसा मजबूती बनाऊं, मेरा क्षेत्र में सब काम करूं कि दुनिया देखे कि भी हाँ, जुलाना विधानसभा एक परिवार की तरह रहता है। उसमें सब काम होते हैं, नियम अनुसार सब होते हैं, कोई भी बच्चा दुखी नहीं है, उसकी योग्यता पे उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, वहाँ पे उसको सब मिलता है। ये एक जनप्रतिनिधि होने का एक फर्ज होता है। एक राजनीति आदमी को अपना कर्म, सबसे बड़ा कर्म ये होता है कि वो जन की सेवा करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। उस दायित्व को निभाने के लिए आम जनता की सेवा करना, समय समय पर उनको सुख दुख में उनका जो सहयोग करना, और जो भी सरकार की पॉलिसियाँ बनाई जाती है वो अपने क्षेत्र में लागू करना। कोई अधिकारी है अनदेखी कर रहा है, उसको बताना कि यहाँ अनदेखी नहीं करो, ये काम करो, सब नियम अनुसार। ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे राजनीति का एक व्यक्ति का एक गुण होना चाहिए। और वही जो आज अब वो टाइम निकल गया, कोई झूठ बोल दे, हवाई में बात मार दे। जो करके दिखाएगा, जनता सब समझदार है, जो करके दिखाएगा, जो करेगा, जो अच्छा कर्म करेगा, उसी को जनता आशीर्वाद देगी। और वो आज आप देख रहे हो। मुकेश जी, जिस प्रकार से आपने राजनीति शब्द के अपने तरीके से आपने मायने बताए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मायने हैं राजनीति के जो आपने परिभाषा दी। यदि बीजेपी पार्टी आपको बतौर युवा और खिलाड़ी होने के नाते यदि जुलाना विधानसभा से टिकट का एक मौका देती है, तो आपके क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में आप जाएंगे? क्या वो समस्याएं आपको नज़र आती हैं? क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी आपको जुलाना विधानसभा में क्या वो समस्याएं नज़र आती हैं जिनका समाधान प्रायोरिटी बेसिस पे आप करना चाहेंगे, वो बताते चलें। सबसे बड़ी समस्या हमारे जुलाना विधानसभा में कि हमारा भाजपा पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो हम पार्टी अगर मेरे को आशीर्वाद देगी तो मैं पूरी जी जान से अपने क्षेत्र का काम करूंगा। हमारा मेन मकसद ये है कि अब की बार जुलाना विधानसभा में कमल खिलाना हमारा मेन मकसद है। नहीं, कमल खिलेगा, चलो आपकी बात मान लेते हैं, खिल गया, कमल खिल गया। उस स्थिति में मुकेश जी का क्या वो विज़न है? कोई ना कोई लक्ष्य आदमी निर्धारित करता है, तो क्या वो ऐसे टॉप प्रायोरिटी के आपके 3 काम हैं जिनको लेकर आप सरकार में शामिल होंगे और उन कामों को कराने के लिए आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो प्रत्येक गांव में, जिस गांव में अभी स्टेडियम नहीं बने हैं, वो कराऊंगा, क्योंकि युवाओं को एक खेलने कूदने की जगह मिलेगी। उससे जो एक नशा है, जो लोग नशा की तरफ जाते हैं, वो मोबाइल का नशा है या और दूसरे नशे हैं? हाँ, मोबाइल का नशा और भी नशा है, उनसे दूरी हो जाएगी और वो और एक अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे जुलाना विधानसभा में जैसे कोई बड़े गांव हैं लगते हैं, वहाँ पर कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, कहीं दूर नहीं जाना पड़े हमारी बहन बेटियों को। और उसके साथ साथ जो एक परिवहन की जो समस्याएं बनेगी उसको भी दूर करने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से पार्क, कि वो अपने से पार्क से अपने वहाँ पे योग का एक्सरसाइज कर सके, टेंशन वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ शिक्षा पर ये नहीं है कि भी ये स्कूल खोल दे, नहीं, उस पर हम जाके देखेंगे कि हमारे टीचर टाइम अनुसार पढ़ाते हैं या नहीं है, ये युवाओं को पूरा टाइम देते हैं कि नहीं, अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में भी अलग से बताते हैं कि नहीं। ये सभी को मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये मेरा मेन सबसे पहला काम यही रहेगा। मुकेश जी, आपने बुज़ुर्गों की बात की। बुज़ुर्ग एकांतवास में नज़र आते हैं, क्यों परिवार में उन बुज़ुर्गों की कदर नहीं रही, उनकी अहमियत, उनकी उपयोगिता समझ में नहीं आई। लोगों आधुनिकता के दौर में उनकी उपयोगिता भूल गए लोग। तो उनका किस प्रकार से मान सम्मान बना रहे, उनकी भी मन की बात कोई सुनने वाला हो, उस दिशा में भी कुछ करने का विचार है मुकेश जी? हाँ, ज़रूर जी। बड़े बुजुर्ग तो हमारे हरियाणा में कहावत है भी, पढ़ा लिखा था कड़िया हुआ फालतू हो गया। बड़े बुजुर्गों ने तो अपना प्रैक्टिकल सब देख रखा है। और हमारी संस्कृति में
ये हैं कि हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनके विचार सुनने चाहिए। वो जो बता सकते हो किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, किसी ये गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। तो हमें बड़े बुजुर्गों की तो बहुत मेरे को क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि बड़े बुजुर्गों को तो बहुत महत्व देंगे और एक मुहिम भी चलाएंगे। जो 60 साल से 70 साल से बड़े हो गए, हर एक प्रत्येक जैसे 15 गांव 10 गांव वाइज एक उनका मान सम्मान, उनका एक त्यौहार के रूप में एक उनका खेल का मनोरंजन टाइप में ऐसे भी करवाते रहेंगे, जिससे और उनको और खुशी मिलेगी और उनको एक दिल से ये तमन्ना मिलेगी कि हमारा युवा साथी, युवा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, औरों को प्रेरणा देंगे वो। तो मैं एक युवाओं के साथ साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी मैं मान सम्मान के लिए और उनके जो कार्य हैं और सबसे बड़ा मेडिकल का उनकी व्यवस्था कराएंगे जी। हाँ, और मैं आयुर्वेदिक जो हमारी परंपरा पहले थी ऋषि मुनियों की ओर थी, उन दवाइयों पर ज़्यादा फोकस रखने का काम करेंगे। आप खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, खेलों के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या वो अभी काम होने बाकी हैं जिससे खेल खिलाड़ी और उनका विकास अच्छे से हो पाए, और जो ओलंपिक मेडल की पदक तालिका में जो हम पिछले पायदान पर नज़र आते हैं, किस प्रकार से हम उन टॉप 10 देशों की संख्या में, उस टॉप 10 कंट्रीज़ की संख्या में हम अपने आप को स्थापित कर पाएँ? क्या वो मुद्दे हैं जिन पर आपका विचार रहेगा? अभी आप क्योंकि मंडल अध्यक्ष हैं, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, नज़र आता है सेंटर में बीजेपी की सरकार है, निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचेगा, क्या वो और ऐसे कार्य हैं जो करने बाकी हैं जिन पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है? नहीं, मोस्टली तो सब कर ही रहे हैं धीरे धीरे, बट सबसे बड़ी हमारे को एक लग रही है कि युवाओं में खेलों के प्रति जागरूक करना, उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और तो जहाँ पे भी जो भी गांव हैं जो मांगते हैं भाई यहाँ स्टेडियम चाहिए, सरकार वहाँ स्टेडियम दे रही है, व्यायामशाला दे रही हैं, जिमें दे रही हैं, उसके साथ साथ जो नर्सरियाँ हैं सहयोग वो दे रही हैं, साई सेंटर खोल रही है, सब व्यवस्था कर रही है। और बस थोड़ी सी हमें ये है कि युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना, उसमें थोड़ी सी हमारे को अभी कमी महसूस हो रही है, उसको हम धीरे धीरे दूर करने जा रहे हैं। ये दूरी ऐसे होती है जैसे कि प्रधानमंत्री जी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी बाहर जाते हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे जाने से पहले बात करते हैं, आने के बाद बात करते हैं। कोई खिलाड़ी को वहाँ हार जाता है या कोई चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा देश का मुखिया होता है और वो एक खिलाड़ी के लिए बात करता है, उनका हौसलावर्धन करता है, क्योंकि खिलाड़ी को हौसला सबसे बड़ा एक उनकी दवाई लगा लो वो होती है, वो करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज तक पहले कभी भी हमने सुना नहीं था प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री से उनको समझाते हैं कि भाई कोई नहीं, तुम आगे मेहनत करो, ये करो, इससे बड़ी खिलाड़ी के लिए क्या बात हो सकती है। तो ये काम कर रहे हैं, इससे बहुत अंतर आया है खिलाड़ियों में। सब ये सोचते हैं कि मैं खिलाड़ी अच्छा बनूं, मैं ये योग्य बनूं कि जो मैं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ले सकूं और देश के लिए कुछ कर सकूं। ये तमन्ना अब हर प्रत्येक खिलाड़ी में, प्रत्येक युवा में आ रही है जी। मुकेश जी, जाते जाते आप जुलाना विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और बीजेपी पार्टी के संगठन से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार वो आपसे जुड़ें और बीजेपी संगठन कैसे आप पर विश्वास करे कि आप जुलाना विधानसभा की सीट जीत के रूप में बीजेपी पार्टी को उनकी झोली में डालने जा रहे हैं? हमारी भाजपा संगठन ने सब पता है, हमारे भाजपा संगठन के प्रत्येक जो हमारे कार्यकर्ता सब पे नज़र रहती है, सबको वो पता कि कौन कितना मेहनती है, कौन क्या है। हमारी बीजेपी संगठन से तो हमारा निवेदन कोई है नहीं, क्योंकि उनको सब पता है, उनका आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा लेके हम सब ये कर रहे हैं जी। मैं जुलाना वासियों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के लिए सोचो, किसी एक इंसान के लिए नहीं। भाजपा पार्टी एक ऐसी है जो देश के लिए काम करते हैं। आज हमारा भारत देश विश्व में नंबर 1 बनने की स्थिति में है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि नंबर 1 बन जाएगा। अब हमारे को आस होगी कि हम एक न एक दिन जो हमारा 2047 का जो लक्ष्य है हमारा भाजपा संगठन का, माननीय मोदी जी का, उसको हम साकार करके हमारा ये है कि हम
पहले नंबर पर भी पहुंच सकते हैं। इसको इसलिए मैं इन सब को ध्यान में रखते हुए, सब जनता पढ़ी लिखी है, अपील करूंगा कि भाजपा पार्टी को जो अपना एक मत दे के, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है लोकतंत्र में एक प्रत्येक नागरिक का, उसका प्रयोग करके भाजपा पार्टी को और मजबूत करे। और जो हरियाणा में तीसरी बार जो भाजपा पार्टी बनने जा रही है उसको और मजबूत बनाए, क्योंकि भाजपा पार्टी ने हरियाणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी है, बिना क्षेत्रीयवाद के काम किया है, सबको समान अधिकार दिया है, सबका समान विकास किया है। इन सब को मद्दे रखते हुए ज़रूर भाजपा पार्टी को तीसरी बार बढ़ने का आप एक संकल्प ले और उनको आशीर्वाद दें। जी, अभी ओलंपिक खेलों की कल से शुरुआत होने जा रही है 26 जुलाई से है, तो आप जो प्रतिनिधि मंडल, जो खिलाड़ियों का दल जो अपना भारत का जो ओलंपिक में जाने लग रहा है, उन खिलाड़ियों के लिए आपकी तरफ से शुभकामना संदेश। हाँ, मैं मेरे जितने भी भारतवर्ष के जो ओलंपिक में जा रहे, क्योंकि खिलाड़ी का ओलंपिक से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता। सब खिलाड़ियों का सपना होता है कि मैं ओलंपियन बनूँ, ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आऊँ। मैं सभी मेरे खिलाड़ी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं भगवान परमपिता परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएँ और अपना जो तिरंगा है वो विश्व में ऊंचा करके दिखाएं। और ओलंपिक जैसा एक जो सबसे बड़ा एक वो कंपटीशन होता है खेलों में, उसमें अपना तिरंगा सबसे ऊंचा जाए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं, और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रत्येक खिलाड़ी देश के लिए मेडल जरूर लेके आए। जी, मुकेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को और बीजेपी प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के युवा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जब राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति ही कुछ नया मुकाम हासिल करता है और कुछ नया इतिहास रच सकता है। निश्चित तौर पर यह जनता का विषय है, जो भविष्य के गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को जुलाना विधानसभा से टिकट देती है। निश्चित तौर पर मुकेश जी ने अपना दावा बड़ी मजबूती और बड़ी बहुत सशक्त पूर्ण तरीके से अपने दावे को पेश किया है। देखने वाली बात होगी कि वास्तव में क्या मुकेश जी का राजनीति के क्षेत्र में चल पाएगा धूल में लट। और मैं ओलंपिक खेलों के लिए जो हमारे भारत देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल की तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर पर आप हमारे देश का गौरव है, मान सम्मान है, और आप इसी प्रकार हमारे देश का नाम इतिहास में रचें, उसको इतिहास में उसको बुलंदियों पर लेकर जाएं, और इस ओलंपिक के खेल में हमारे तिरंगे को लहराते हुए हम देख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको छोड़े चलता हूं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।